स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। उससे पहले जो हमने कल किया था हम उसका एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने किया था संस्कृत में वर्ण विचार। विचार में हमने किया था वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर के भी आगे हमने भेदों का जिक्र किया था, जिसमें किया था हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ण की। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, जैसे ए, ई आदि। वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर जिसको हम अच भी कहते हैं, व्यंजन जिसको हम हल कहते हैं, यानी क्योंकि इसमें हलंत लगता है इसलिए इनको हम हल कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे था हमारा अयोगवा। उसके बाद हमने किया था स्वर। वह वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद हमने बात की थी इसमें भी इन स्वरों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर वे होते हैं जो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, जिनमें किसी भी वर्ण की सहायता में नहीं लेनी पड़ती। ये 5 हैं, ए, ई, उ, ऋ और लृ। उसके बाद हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ये हमारे आगे 4 हैं। ए, ई के मेल से ए बनाया, ए और ए के मेल से आई, ए प्लस उ, ओ, ए और ओ से हमारा औ। कल हमने यहाँ तक किया था। आज हम करते हैं इसके आगे का भाग। आगे है हमारा व्यंजन। व्यंजन में आप सभी को पता है व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कोई भी व्यंजन है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, आप बोल के देख सकते हैं। जैसे क प्लस ए, ख प्लस ए, ऐसे ही ग प्लस ए। ये सभी व्यंजन हैं। व्यंजनों में भी आगे इसके भेद शुरू हो जाते हैं। व्यंजन के भी आगे 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे हैं बेटा जी जो व्यंजन जिनके वो व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख से हमारे कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्थानों पर स्पर्श करती है। यानी स्पर्श का मतलब होता है बेटा छूना। जब हम आप बोल के देखेंगे क से क्या होता है कि हमारे गले में जो हमारी जीव्या है वो गले में इसका स्पर्श हमें महसूस होता है, इसलिए इसको हम कंठ में बोला जाता है। अब आप बोलेंगे ट में जो हमारे दांतों के पीछे का भाग है उसको हम बोलते हैं मूर्धा, तो वहाँ पे होता है। ऐसे ही अगर हम प में आप देखेंगे आपके होठ हैं जिनको हम ओष्ठ बोलते हैं। होठ आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं और उनके मिलाने से ही आगे हमारा स्वर का उच्चारण होता है। इसीलिए ये क से लेकर मैं तक 25 हमारे व्यंजन हैं
जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इन 25 को भी आगे 5 भागों में बांटा गया है। आप इसको वर्ग कहें या भाग, बात एक ही है। इसको हम भाग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम भाग लिखें तो भी वो गलत नहीं है। आगे हम इनका वर्ण और वर्ग यानी किस वर्ण को किस वर्ग में रखा गया, क, ख, ग, घ, अड़, ये हमारे क वर्ग में, यानी जो ये 5 हैं क से यहाँ तक, ये हमारे क वर्ग में आ गए। यानी कि जो हमारे पहला वर्ण है, इनमें जो हमारा पहला वर्ण है उसी से हमारा ये वर्ग बना। जैसे क से क वर्ग, यानी क से जो इसके 5 हैं वो सभी, जैसे यहाँ तक जो 5 है वो किस में आ गए, हमारे च वर्ग में। ट से यहाँ तक ट वर्ग, त से न त वर्ग, और प से मैं, ये आ गई हमारे प वर्ग में। यानी हमारे जो पहले वर्ण हैं उन्हीं के हिसाब से हमारे इन वर्गों का निर्माण हो गया। क्या, ताकि अगर हम कहीं पे भी क वर्ग बोलते हैं तो इसका अर्थ है वहाँ पे क से यहाँ तक सारे के सारे 5 वर्ण हैं, जो वो 5 हमने यहाँ पर लिए गए। अगर आपको बोला जाए ट वर्ग तो वो ट से न तक, त से न तक त वर्ग में। तो इसीलिए जब भी वर्ग की बात आती है यानी इसका मतलब है 5, कि जो हमारे त से आगे 5 है वो सारे इस वर्ग में हमारे आएंगे। उसके बाद आता बेटा अंतस्थ। अंतस्थ का मीनिंग होता है बीच में स्थित, यानी जो बीच में हो, अर्थात ये चीज़ ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। ना तो ये पूर्ण रूप से स्वरों में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, इनमें दोनों के गुण होते हैं। इसीलिए इनको अंतस्थ यानी बीच में स्थित वर्ण बोला गया है। ये हमारे 4 हैं, जैसे य, र, ल और व, यहाँ तक हमारे ये 4 हैं। उसके बाद आते बेटा हमारे ऊष्म। ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म, यानी जिससे जब आपको पता है, जब आप पढ़ते भी हैं, आपने एसओएस में भी पढ़ा है कि जब 2 चीज़ें रगड़ी जाती हैं तो उससे गर्मी बाहर निकलती है। तो ऐसे ही जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ के साथ मुंह से बाहर निकलती है, मुंह कहो या मुख, दोनों सेम ही है, या मुख से बाहर बोले या मुंह से बाहर निकलते तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी जो अब आप बोल के देखिए श, श, स, ह, इससे क्या होता है कि वायु है वो रगड़ कर निकल रही है, हवा है जो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है वो रगड़ के साथ बाहर आ रही है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद बेटा कुछ व्यंजन हैं हमारे संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त, वही जैसे हमने संयुक्त स्वर किया था वैसे ही ये संयुक्त व्यंजन है। उसमें संयुक्त स्वर है तो 2 स्वर हैं और संयुक्त व्यंजन है तो 2 व्यंजन हैं। अब आगे इसकी परिभाषा भी आप देखिए बेटा, जब 2 व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किसको कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन, यानी जब 2 वर्णों का एक साथ प्रयोग हो तो उसको हम बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसी क्योंकि क प्लस श, अक्ष, त प्लस र, त्र, ऐसे ही आगे हैं हमारे ज प्लस य, ज। इसको पहले हम ग बोलते थे लेकिन इसका सही उच्चारण है ज। ऐसे ही हमारा है श्रय, श्रमिक वाला श्रय बोलते हैं अब जिसको, श प्लस र। ऐसे ही ट प्लस र, ट्र। ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। आप देखेंगे इसमें 2 व्यंजन हैं, उससे मिलके हमारा ये संयुक्त रूप यानी मिला जुला रूप हमारे सामने आता है। इसके साथ ही आज का हमारा जो काम है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने किया था इसमें वर्ण के भेदों में स्वर के बारे में, और आज हम कर रहे हैं व्यंजन के बारे में। स्वर स्वतंत्र है, उनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यंजन वे वर्ण है जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता
लेनी पड़ती है। आगे हमने किया व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के भी 3 भेद हैं, सपर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। सपर्श यानी जो वर्ण का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे सीधी भाषा में। अंतस्थ यानी जो बीच में स्थित हैं, यानी जो ना तो स्वर है और ना ही वो व्यंजन है। उसके बाद है ऊष्म यानी जिनके उच्चारण के समय वायु रगड़ के साथ मुंह से बाहर निकलती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, इनको आगे 5 भागों में बांटा गया है। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। इसके बाद आती है बात हमारे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन वे है यानी संयुक्त जो दूसरे के साथ युक्त हो, जैसे क प्लस श अक्षय, त प्लस रै त्रय और जय प्लस य जय, श प्लस रै श्रय। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। आप सभी साथ ही साथ अपना काम करते रहें। देखिए बेटा जी, अब हमारा देश इस महामारी से जूझ रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि इस समय हम अपने देश के साथ खड़े होके, अगर हम ज़्यादा ना कर सके तो हम स्वयं को स्वस्थ रखें, स्वयं को बचा के रखें। सभी जो स्वस्थ नियम हैं उनका हम पालन करें, घर पर स्वस्थ रहें और अपने पढ़ाई का हम नुकसान ना करके कुछ ना कुछ हम करते रहें। बेटा जी, सेल्फ स्टडी सबसे बेटर है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपसे आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर में रहकर हमारे आदरणीय मान और सम्मान के योग्य प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगे और अपने देश को इस महामारी से बाहर निकालने के लिए अपना सहयोग जरूर करेंगे। और आपको समय समय पर हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा भी प्रेरित किया जाता है कि आप अपने घर में भी हवन यज्ञ वगैरह जरूर करें। आपको जैसे स्कूल में सिखाया जाता है बेटा जी, आप उसी लेवल पे आप छोटा कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा करें। तो आप थोड़ा बहुत हमारी जो आर्यों की पद्धति है, हमारी जो भारतीय पद्धति है, उसके अनुसार आप अपने लेवल पे सिर्फ गायत्री मंत्र के उच्चारण से भी हम अपना 5 से 10 मिनट तक हवन यज्ञ का अपने घर में उसका 5 से 10 मिनट के लिए हम समय निकाल सकते हैं, जिससे अगर ज़्यादा कुछ ना भी होगा तो हमारे घर परिवार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका अंत होगा। आप सभी अपने भारतीय पद्धति से रूबरू हो और उससे जुड़े, प्रधानाचार्य जी द्वारा दिए गए निर्देशों का और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल हम अपने अगले भाग में आपसे दोबारा फिर मिलते हैं, आपसे इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे और अपनी सहभागिता आप जरूर दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।